नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए बच्चा पार्टी आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस संभावना बहुत ही होते हैं। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल जो है आपके फोन के स्क्रीन पर ये रहा। तो सभी बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलना, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए पहला नंबर सवाल कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज कौन सा होगा। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग पी के द्वारा डिनोट करते हैं। पी बराबर क्यू इंटू एल होता है, फॉर्मूला होता है। ये चार्ज है तो चार्ज का कूलम होता है, गुना है और लंबाई है तो मीटर हो जाएगा, मीटर लिख लो। कूलम इंटू मीटर किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 1 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लो तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। ओके जी, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। साबुन के एक बुलबुले को जब क्या किया जाता है, आवेशित यानी कि चार्ज दिया जाता है, तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, बता दो आप लोग फटाफट से। 2 का करेक्ट आंसर ये बढ़ती है, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 2 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, बता दो किसी चालक की विद्युत धारिता O का व्यंजक क्या होता है। बता दो आप लोग, किसी चालक की विद्युत धारिता का जो व्यंजक होता है वो होता है C बराबर Q बटा में V। C बराबर Q बटा में कौन सा, तो V होता है। चार्ज है तो कूलम हो जाएगा, कूलम प्रति वोल्ट भी होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अभी का कौन सा होगा, तो Q बटा में V होगा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सारे बच्चे इसको याद रखेंगे। ओके, सारे बच्चे हमारे साथ आंसर को भी लगाते चलना बच्चा पार्टी, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा आपको इस आंसर को लगाने से और आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। देखो दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है उसका समतुल्य लेंस क्या होगा। दो उत्तल लेंस है जो कि एक दूसरे के संपर्क में, उसका समतुल्य लेंस भी उत्तल ही हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा। 4 का सही जवाब, जितने भी बच्चे ए लगाए हो उसका सही जवाब हो जाएगा। और बच्चा पार्टी आप लोगों से अनुरोध है कि क्लास को भी आप लोग लाइक करते चलिएगा, तब पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है और पढ़ने में भी। इसलिए सारे बच्चे एक बार क्लास के लाइक बटन को दबा देना और जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 5वां नंबर सवाल है, बता दो कांच के एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह क्या हो जाता है। कांच के एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह क्या हो जाता है, कम अपसारी होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और यह क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया, इसलिए सारे बच्चे इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर सवाल है आपके सामने। 6 नंबर सवाल का जवाब सबसे पहले कौन से बच्चे लगाएंगे, लगा दो क्या होगा। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, अपवर्तन या फिर व्यतिकरण, क्या कहलाएगा बच्चा पार्टी, यह कहलाता है हमारा विवर्तन। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 7 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने की युक्ति क्या कहलाती है। ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने की जो युक्ति कहलाती है वो क्या कहलाती है, ट्रांसड्यूसर कहलाती है। सही जवाब जो होगा वो 7 का सी वाला बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है 8 नंबर सवाल, बता दो विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है। विद्युत तीव्रता के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि E बराबर क्या होता है, फोर्स बटा में कौन सा होता है, चार्ज होता है। फोर्स का हमारा न्यूटन होता है, चार्ज का कूलम होता है, NC इनवर्स होता है। एक तो हमारा ये हो गया और दूसरा हमारा कौन सा होता है, dV/dx, वहां से निकालते हैं तो वोल्ट प्रति मीटर भी निकल के आता है। इसको भी आप लोग याद रखोगे, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। और एक न्यूटन प्रति कूलम भी होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दोनों में से अगर कोई आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया तो छोड़ के नहीं आना। ओके जी, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 9 नंबर सवाल है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक आपसे पूछा गया है। स्वप्रेरकत्व हो, अन्योन्य प्रेरकत्व हो, सबका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। और 1 हेनरी बराबर 10/3 मिली हेनरी होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा बच्चा पार्टी, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर सवाल, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। मैंने बताया था कि अगर विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान पूछे कि ये कहां पर
पर विषुवत रेखा पूछे तो 0 डिग्री लगाना, अगर पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछे तो वो आप 90 डिग्री को लगाना। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग भी लगा लो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते चलना बच्चों। इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम को बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखो, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है? फ्यूज का तार जो बना होता है वो लेड टीन मिश्र धातु से बना होता है। सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 11 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने आ चुका है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड हो जाएगा। सही जवाब सी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है आपके सामने। 13 नंबर सवाल है, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बता दो आप लोग। द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक का क्या नाम था? डी ब्रोगली, हाइगेंस, एच ए विलंस या फिर फ्रेनल। अगर द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम अगर आपसे पूछा गया हो तो आप लोग क्या लगाओगे? द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम है डी ब्रोगली। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? 13 का ए करेक्ट हो जाएगा। तो सारे बच्चे याद रखोगे। चलिए 14 नंबर सवाल है आपके सामने। बता दो, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है? किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है विद्युतीय विभव में अंतर। कहां? तो विद्युतीय विभव में अंतर। करेक्ट आंसर क्या होगा? डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। करेक्ट आंसर सी होगा। ओके, चलिए 15 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? बता दो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा होगा? आवेश तो अदिश है, धारिता भी अदिश है, लेकिन ये विद्युत तीव्रता जो होता है ये सदिश राशि होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ई बराबर क्या होता है? एफ बटा में क्यू फॉर्मूला होता है, यहां से निकालते हैं तो न्यूटन प्रति कूलम हमारा विद्युत तीव्रता के लिए एसआई मात्रक निकल के आता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर सवाल है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? बता दो आप लोग। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? ये कभी नहीं काटती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 2 नंबर में भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इसको भी बच्चा पार्टी याद रखिएगा। ये थोड़ा लंबा है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। डी बाई किसका मात्रक होता है? अभी मैंने बताया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक एक हमारा डी बाई होता है और दूसरा कौन सा? कूलम इंटू मीटर होता है। इसको भी आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल है आपके सामने। 18 का जवाब बता दो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? बच्चा पार्टी ये फॉर्मूला में लिखते लिखते बहुत बार लिख चुका हूं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब जिसे हम लोग ई द्वारा डिनोट करते हैं, तो एफ बटा में क्यू कितना बार लिखा हूं बता दो आप लोग। फोर्स बटा में क्या होता है? न्यूटन कुछ चार्ज होता है और न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। देख लो कौन सा दिया गया, न्यूटन प्रति कूलम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखोगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर सवाल है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है कहां पर? बीटा किरणें विक्षेपित होती है किसमें? बता दो आप लोग फटाफट से। 19 का करेक्ट आंसर, ये विक्षेपित होती है चुंबकीय और विद्युतीय दोनों क्षेत्र में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिएगा, बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड इन कौन सा? बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर सवाल है आपके सामने। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की जो पुष्टि करता है वो करता है ध्रुवण। कौन करता है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। करेक्ट आंसर सी होगा। 20 का सी लगाने वाले बच्चे बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हो, और सी के अलावा जितने भी बच्चे लगा रहे हो उसका गलत हो जाएगा। चलिए फिर 21 नंबर सवाल को देखते हैं। इसका राइट आंसर बता दो बच्चा पार्टी क्या होगा? प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? प्रतिबाधा है, प्रतिरोध है, धारितीय प्रतिघात है, प्रतिघात है, इस सब का क्या होता है? तो ओम ही होता है। क्या होता है? तो ओम होता है। तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे आप लोग? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए विद्युत धारिता का फैराड होता है, एम्पियर धारा का एम्पियर होता है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। ऑन विच प्रिंसिपल डज एन ऑप्टिकल फाइबर वर्क? कौन सा होगा? ऑप्टिकल फाइबर पूर्णांतरिक सिद्धांत के पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर सवाल है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है किस पर? डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है? वो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। सही जवाब क्या होगा? बी होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर सवाल है, लेंज का नियम संबंध है किससे संबंध होता है? लेंज का नियम किससे संबंध होता है? आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से, संवेग से, किससे? तो लेंज का नियम ऊर्जा से संबंध है। सही जवाब क्या होगा? तो सी हो जाएगा। और लेंज का नियम 2 नंबर में भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 25
नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, कौन सा, ट्रांसवर्स होती है बच्चा पार्टी। और अगर पूछे ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, देखो ध्वनि अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य मतलब ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, ध्वनि के लिए पूछे अनुदैर्ध्य लगाना और विद्युत चुंबकीय तरंगों की पूछे तो अनुप्रस्थ लगाना, समझने वाली बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर सवाल है, धातु का परावैद्युतांक कैसा होता है? धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है क्या? धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज कौन सा, इनफिनाइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है 27 नंबर सवाल। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? पहले तो आपको पता होगा कि ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आंख के रेटिना पर बनता है, और ये वास्तविक और उल्टा होता है। कौन सा, वास्तविक और उल्टा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया गया है, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर सवाल है, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है? ये किया जाता है दूर दृष्टि दोष को दूर करने में। उत्तल लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है, और अवतल लेंस का जो है ये निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बायोफोकल लेंस का जरा दृष्टि दोष और बेलनाकार एस्टिग्मेटिज्म। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर सवाल है, यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो क्या कहलाता है? यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमो बोलते हैं। लेकिन बच्चा पार्टी एक चीज और याद रखोगे आप लोग कि जब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो हमारा मोटर कहलाता है, विद्युत मोटर कहलाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? होने वाला कौन सा होता है बता दो। अगर नहीं होता तो हम गामा रेज लगा सकते हैं, लेकिन होने वाला जो होता है वो कैथोड किरण होता है बच्चा पार्टी। इनमें से कौन सा है जो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? तो कैथोड किरण हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए है। यहाँ देख सकते हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्टेड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा होगा, कैथोड रेज हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 31 नंबर सवाल क्या करा है, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होता है? 2n+1 ऐसे करके होता है। कैसे होता है बच्चा पार्टी? ऐसे होता है 2n+1 इंटू में कौन सा होगा, 2n+1 इंटू लैम्डा बटा में 2 होता है, 2n+1 इंटू लैम्डा बटा में 2 ऐसे होता है। करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर सवाल है, पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम के साथ मिलाया गया अपद्रव्य कैसा होता है? मैंने बताया था कि अगर पहले तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन यानी कि बहुसंख्यक आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रॉन में अगर एन टाइप रहे तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, अगर एन टाइप के लिए बहुसंख्यक आवेश पूछे तो कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगर पी टाइप के लिए पूछे तो पी टाइप के लिए हमारा क्या होता है? होल होता है। इतना तो सभी बच्चों को पता होगा। देखो अगर हम एन टाइप के लिए पूछे, यहाँ एन टाइप के लिए पूछा गया, पी टाइप में हम लोग पंच संयोजक नहीं त्रिसंयोजक, पी टाइप में कौन सा, त्रिसंयोजक। पी मतलब उल्टा, पी का मतलब पंच मत लगाना, त्रिसंयोजक। कौन सा? त्रि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, त्रिसंयोजक। पी के लिए कौन सा? तो त्रिसंयोजक को मिलाते हैं। और एन के लिए किसको मिलाते हैं? तो एन के लिए हम लोग पंच संयोजक को मिलाते हैं। याद हो जाएगा बच्चा पार्टी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। पी टाइप के लिए हम लोग त्रिसंयोजक को मिलाते हैं, और एन के लिए किसको? तो पंच संयोजक को। और यहाँ एन टाइप के लिए पूछा गया, इसलिए पंच संयोजक हमारा क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर सवाल है, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का जो आवर्तकाल होता है वो घट जाता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। वैसे भी इस क्लास को हमने पहले भी कर चुका था, लेकिन हमने आपके रिवीजन के लिए ये दिया है कि कहीं बच्चा पार्टी पिछला भूल तो नहीं रहा है, इसलिए हम आपके रिवीजन के लिए बीच बीच में लाते रहते हैं ताकि आप भूल ना पाओ। भूलने नहीं देंगे बच्चा पार्टी, आप घबरा काहे रहे हो, एक भी प्रश्न भूलने नहीं देंगे। जितना पढ़ाएंगे उतना याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए फिर 34 नंबर सवाल देखिए, और एक बार क्लास को बच्चा पार्टी लाइक करते चलो, मजा नहीं आ रहा है, एक बार क्लास को लाइक कर दो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हो सभी बच्चे क्लास को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो हमारे साथ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बोल रहे हैं, ऊर्जा की इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी तोतला कभी कभी हम भी बन जाते हैं बच्चा पार्टी आप लोगों के साथ में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर सवाल है, प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता कैसी होती है? प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लगाओगे? 35 का राइट आंसर बताओगे क्या आप लोग? ओके, तो प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता बहुत कम होती है।
राइट आंसर हमारा क्या होगा, वेरी लो होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर सवाल, बता दो सभी बच्चे क्या होगा इसका सही जवाब। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी, बता दो। व्हिच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट इज इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा होगा, ये फेराडे ने किया था, ऑस्टेड साहब ने किया था। सही जवाब क्या होगा, तो सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगाने वाले बच्चे कितने हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर 37 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है। बता दो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है। मैंने बता चुका है बच्चा पार्टी। अगर आपके सामने क्या है, यहाँ आपके मैं लिख दे रहा हूं, अगर आए एमीटर है, सिर्फ एमीटर है या फिर आदर्श एमीटर है, कौन सा रहे तो आदर्श एमीटर भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उसके बाद कौन सा है, या फिर वोल्ट मीटर है, उसके बाद कौन सा तो वोल्ट मीटर है। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आदर्श वोल्ट मीटर होता है, वैसे आदर्श वोल्ट मीटर है। तो मैं बता दे रहा हूँ सिर्फ एमीटर रहे तो बहुत कम होता है, सिर्फ एमीटर रहे तो बहुत कम प्रतिरोध होता है। अगर आदर्श एमीटर रहे तो शून्य होता है, और आदर्श वोल्ट मीटर है तो क्या होता है, अनंत होता है। यहाँ पे मैं सिंबल दे दिया हूँ, याद रखिएगा। आदर्श वोल्ट मीटर रहे अनंत होता है, आदर्श एमीटर रहे शून्य होता है, और सिर्फ एमीटर रहे तो बहुत कम होता है। और यहाँ है आदर्श वोल्ट मीटर मतलब अनंत हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न 38 नंबर सवाल, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो निम्नलिखित में कौन होता है, चांदी होता है, सिल्वर होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा है, तो वो चांदी है। ओके जी, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। 1 वाट बराबर क्या होता है, बता दो आप लोग। 1 वाट बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला है। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है। 1 यहाँ पे 1 जूल पर सेकेंड होता है। ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया, लगा लो आप लोग, ये कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है। याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है। ओह, यहाँ पर दूसरा चीज है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। अगर वही वाला मैंने अभी बताया कि एक आवेशित चालक की सतह किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग पूछे तो समेशन आई बराबर हमारा क्या होता है, 0 होता है। ये कॉलरॉस का किरचॉफ का नियम पढ़ते हैं इसको हम लोग, पहला नियम तो यही है। और यह बता दो आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर सवाल है, अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। वर्ग के समानुपाती होती है, ये सिर्फ समानुपाती मत लगाना, गलत हो जाएगा। ये विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। सी वाला ऑप्शन सही जवाब है। चलिए 42 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने आ चुका, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका, तो ऊर्जा का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 43 नंबर सवाल है, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या होता है। नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या होता है, नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा, बी हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। सारे बच्चे याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है। नैंड गेट के लिए, एंड गेट के लिए होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एंड गेट के लिए क्या होता है, ए इंटू बी बराबर क्या होता है, वाई होता है। और एन मतलब नैंड गेट के लिए आपसे पूछा गया, नैंड गेट के लिए पूछा तो ऊपर में ऐसे बार लगा दो बस। कौन सा, ए इंटू बी ऊपर में ऐसे लगा हुआ, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग टिक कर लो, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आएगा बच्चा पार्टी, ये मेरा पूरा गारंटी है कि ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। देखो निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरा का। हीरा कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है। अगर आप पूछो कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है तो 2.42 होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। ओके, और सबसे अधिक होने वाला हीरा ही है। चलिए 46 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल क्या, अगर एक पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है μ-1 इंटू कौन सा होता है, ए होता है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, μ-1 इंटू ए, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया μ-1 इंटू ए। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर सवाल है, नाभिक की खोज किसने की थी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाभिक की खोज किसने की थी, बता दो 47 का करेक्ट आंसर, बता दो सभी बच्चे।
नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था, कब? तो 1911 में किया था। इसको भी आप लोग लिख लेना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 48 नंबर सवाल, तरंगदैर्ध्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तरंगदैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान जो होता है वो घट जाता है। तरंगदैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? डिक्रीज होता है, घट जाता है। जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में बी में दिया गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 49 नंबर सवाल, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? कम के लिए बैगनी होता है। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा? तो लाल के लिए होगा, कम होगा तो बैगनी के लिए होगा। याद रखोगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है 50 नंबर सवाल, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एक मात्रक हमारा मीटर इनवर्स होता है और दूसरा मात्रक कौन सा? डायोप्टर होता है। ये दोनों इसी का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया डायोप्टर हो जाएगा। एक डायोप्टर है, दूसरा मीटर इनवर्स है, दोनों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ओके ओके बच्चा पार्टी। चलिए अब बता दो कि आज का इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाए, जरूर बताना। और ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है, किसी लेंस के द्वारा किरण मोड़ने की शक्ति को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। इसको भी लिख लो। 2 नंबर में भी बच्चा पार्टी, ये 2 नंबर में पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता से आप लोग क्या समझते हो, इसका ऐसा ही मात्रक लिखो। एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, देखो लेंस की क्षमता से आप लोग क्या समझते हो, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो मैं बता दे रहा हूँ, किसी लेंस द्वारा किरण मोड़ने की शक्ति लेंस की क्षमता कहलाती है। इसका ऐसा ही मात्रक की बात करें, ऐसा ही मात्रक कौन सा होता है? ये दोनों लिख देना। ऐसा ही मात्रक में ऐसे लिख देना, उसके बाद ऐसे लाइन दे देना। ऐसा मात्रक में पहला लिख देना मीटर इनवर्स होता है, पहला मीटर इनवर्स, और दूसरा एक ऐसे लिखना प्रचलित मात्रा। ये कौन सा है? प्रचलित मात्रक है। प्रचलित मात्रक अगर पूछे तो ये हमारा कौन सा होगा? डायोप्टर हो जाएगा। इसको भी आप लोग लिख दीजिएगा, बस आपको 2 नंबर मिल जाएगा, कोई काटने वाला नहीं है। ओके बच्चा पार्टी। चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना बच्चा पार्टी। ओके जी।